जो एजेंडे के अंदर विषय था कि हमारी सरकार ने पीछे जो हमारे शहीदों के परिजन थे, अनुकंपा के आधार के ऊपर उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया था। सरकार में कहीं पर भी आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम ध्यान करें, हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है। दो और आज इसमें जुड़ी हैं, ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी। कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना, वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नाम से इस योजना को जाना जाएगा। और हमारा जो एक और एजेंडा था, जो हमारे स्टाम्प विक्रेता थे, आजकल ई स्टाम्प हम ले लेते हैं, कंप्यूटर से स्टाम्प आ जाता है और 10,00,000 रुपए के स्टाम्प की पावर हमारे वेंडर्स को थी और अब वो 10,000 की पावर खत्म कर दी है। इसके कारण से उनके रोजगार के ऊपर भी संकट खड़ा हो गया था। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि उस 10,000 को बढ़ा करके 20,000 रुपया हमने कर दिया है, जिससे जो प्रभावित हमारे स्टाम्प वेंडर्स थे उनका रोजगार प्रभावित ना हो, उसको लेकर के इसको बढ़ाने का भी आज स्वीकृति मंजूरी दी गई है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में जो बन करके तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी हमने ये निर्णय इसके तहत लिया है, इस नीति को मंजूरी दी है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर उसमें जो खाली पद हैं उनको जब तक वो स्थायी पद वहां पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रेक्चुअल
से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे, उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है, उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं। उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है, क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज्यादा नहीं मिलता था। अब उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत ना आए, उनको पूरा उसके भत्ते मिले। इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। एक और हमने निर्णय किया है, हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे पेंशन भोगी थे, जिनको जैसे कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कम पेंशन मिलती थी, या MITC के हमारे कर्मचारी थे, बहुत कम पेंशन मिलती थी, HMT के कर्मचारी थे, उनको बहुत कम पेंशन मिलती थी। आज मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और EPF पेंशन का कुल योग भी अगर उनके कम पेंशन है तो 3000 रुपये तो उनको ये प्रति माह मिलेगी और समय समय पर भी इसको संशोधित किया जाएगा। इसको वृद्धा पेंशन के बराबर वो देने का निर्णय आज हमारे मंत्रिमंडल की इस प्रस्ताव के अंदर मंजूरी इसको भी दी गई है। इसके अंदर लगभग काफी संख्या में है जो लगातार वो घूमते भी रहते थे और इसकी मांग भी कर रहे थे। कोऑपरेटिव बैंकों के हैं, HMT के भी काफी हैं और हमारे जो MITC के हैं वो तो कम ही संख्या है, परंतु है वो भी अभी भी वो भी संख्या है। एक और निर्णय ये लिया गया है मंत्रिमंडल की बैठक में कि जो हमारे ठेकेदार जिनका पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम हरियाणा पंजीकरण सह सूचीताबद्ध नियम 2023 को भी मंजूरी दी गई है। ये नियम पंजीकृत सह सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा बयाना राशि EMD जमा करने से छूट प्रदान की गई है ताकि वो अपने व्यापार को आसानी से आगे बढ़ा सके। उसके लिए भी आज ये निर्णय किया है। एक और आज मंत्रिमंडल में कुछ निर्णय और किए गए हैं कि हमारे जो किसान हैं और वो बिजली का स्वैच्छिक लोड बढ़ाने की आवश्यकता समझते हैं, इसके लिए 15 दिन का समय हमने दिया है। 1 जुलाई से ये हमारे किसान वो अपना ट्यूबवेल का, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का वो स्वैच्छिक लोड बढ़ा सकते हैं, उससे इस योजना के तहत उसका लाभ ले सकते हैं। 1 जुलाई से शुरू है, 15 जुलाई। वो लोड बढ़वा सकते हैं, उसके अंदर कोई नॉमिनल वो जो प्रेस नोट जाएगा उसके अंदर आ जाएगा, हमने उसको मंजूरी दी है। कोई नॉमिनल चार्ज होगा, उसको कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। और हमने ये भी निर्णय किया है, एग्रीकल्चर से ये संबंधित है कि 31 दिसंबर 2023 तक जिन भी किसान भाइयों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जो आवेदन दे चुके हैं, उनके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा, उन कनेक्शनों को भी दिया जाएगा, उसके लिए भी आगे बढ़ाने का ये निर्णय लिया है।
और एक और समस्या थी किसान को, ये समस्या थी कि ट्यूबवेल फेल हो जाता था। जब वो ट्यूबवेल दूसरे स्थान के ऊपर लगाता था, उन्हें 50 मीटर पे लगाना है या 100 मीटर पे लगाना है, तो उसको सोलर पंप की शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। जिस भी किसान का ट्यूबवेल फेल हो गया है और उसने दूसरा 50 मीटर पे दूसरा ट्यूबवेल लगाना है, उसके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं होगी, वो कनेक्शन उसको मिल जाएगा। ये निर्णय हमने आज इसके अंदर लिया है। और हमने एक और निर्णय लिया है आज मंत्रिमंडल के अंदर, जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, जो अप्लाई करने के लिए उनको 5 वर्ष की छूट उसके अंदर दी गई है, ताकि एसोसिएट एज में रिलैक्सेशन दिया है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक मुझे बड़ी एसोसिएट वैकेंसी निकलेगी, उसके अंदर अप्लाई करने के लिए उनको 5 साल की छूट दी गई है। एक मुझे बताते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है, सिरसा में जो पवित्र स्थल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, जहां पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण उस भूमि के ऊपर पड़े, और वो भूमि आज हमने ये फैसला किया है। और आज के ही दिन ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि आज वहां मेला भी भर रहा। आज के दिन ही आए थे गुरु नानक देव जी, आज के दिन ही उनके पवित्र चरण उस भूमि के ऊपर पड़े थे। आज वहां पर मेला भी भरा हुआ है और उस भूमि को हमने देने का फैसला वो गुरुद्वारा साहब को किया है, क्योंकि वो रेवेन्यू की सरकार की वो लैंड थी। अब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल गुरुद्वारा साहब को वो देने का निर्णय हमने किया है। वो लगभग 77 कनाल 7 मरला भूमि है, 77 कनाल 7 मरला भूमि है। आज गुरु नानक देव जी का ही ये आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये हमें आज अवसर मिला है कि जिस पवित्र भूमि के ऊपर जिनके चरण स्वयं गुरु नानक देव जी के उस भूमि के ऊपर पड़े हैं, आज वो भूमि उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम वो देने का निर्णय हमने किया है। आज ये फैसले मंत्रिमंडल के अंदर हमने किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कर्मचारियों की उम्र बढ़ाने का कोई फैसला एजेंडा में था कि कोई? जदों आगा बताएंगे आपको। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अमित शाह जी आ रहे हैं सर, मीटिंग है, और क्या उसको ये सब मुद्दे देंगे वहाँ पर, क्या क्या अमित शाह जी आ रहे हैं? हाँ, एक एक करके सवाल पूछो, एक एक करके। सर कार्यक्रम क्या रहेगा? 29 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी विस्तार बैठक है और आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। आदरणीय अमित शाह जी उसके अंदर आने वाले हैं, 1 दिवसीय वो बैठक है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, हमने बहुत बड़े मैंडेट के साथ आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जन जन की एक ही भावना है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हरियाणा में दोबारा फिर आएगी और आदरणीय अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य के अंदर हम हरियाणा को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारी सरकार की ये एजेंडा है, ये पॉलिसी है कि लोगों के जीवन को सरल करना, उनको समस्या से नहीं जूझना, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।
और हम ये जो पिछला जब से कोड ऑफ कंडक्ट हटा 6 जून से 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 6 जून से लेकर के आज 26 जून लगातार हमने एक से बढ़कर एक हरियाणा प्रदेश के जनहित के अंदर लोगों के हित में फैसले लेकर के उनको सुविधाएं भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सुविधाओं के साथ साथ उनके जीवन को भी सरल करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और आगे भी हम लगातार लोगों के हित में मजबूत कदम उठाते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम करते रहेंगे। एक 29 का जो कार्यक्रम है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो उसकी क्या रणनीति, क्योंकि आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कैसे कितने कार्यकर्ता आएंगे, क्या प्रारूप? मैंने कहा है कि हमारी ये प्रदेश कार्यकारिणी विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी होगी, जिसमें लगभग 3000 डेलीगेट्स आएंगे, जो उस बैठक के अंदर विभिन्न हमारे प्रभारी महोदय धर्मेंद्र प्रधान जी जो चुनाव का पूरी की पूरी कमान संभाले हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने उड़ीसा में, जिनके सानिध्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आई है, जो स्वयं भी 4थी बार लोकसभा के सांसद बड़े मैंडेट के साथ चुन करके आए हैं, उनके हाथ में हरियाणा प्रदेश की एक कमान है। और उनके साथ हमारे विप्लव देव जी त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो त्रिपुरा में लोकसभा की सीट वहां से जीत करके आए हैं। इन दोनों लोग ये हरियाणा के इस विजय रथ को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। वो भी इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। आदरणीय अमित शाह जी का भी मिलेगा। जो समाधान शिविर आपने लगवाए थे, सीएससी को डीसीसी ने किया था, अब तक कितनी शिकायतें आई और कितना निपटारा? क्योंकि आप तो रोज फीडबैक लेते हैं, मालूम करवाया था। हाँ, लगभग समाधान शिविरों के अंदर, क्योंकि समाधान हो रहा है, हमने कहा भी था कि जितनी भी समस्याएं हैं मौके के ऊपर उनका निराकरण हो। अगर कोई समस्या ऐसी है कि उस लेवल के ऊपर समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लगभग 20,000 के करीब में समाधान शिविरों में ये समस्याएं आई हैं और उसमें से लगभग 5,500-6 हजार समस्याओं का मौके पर निपटान किया गया है। जो समस्याएं बची हैं उनको भी शीघ्र उनका रास्ता खोज करके उनका भी समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक ये निर्णय अधिकारियों ने लिया था कि हम इन सब का समाधान निकाल लेंगे, कर देंगे, उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। घोषणा और की थी कि जो परिवार पहचान पत्र में जो आय वाला पार्ट है उसमें सब घोषणा पत्र ही काफी सफिशिएंट है। पहले तो कोई बहुत सारी कमेटी थी, वो चेक करती थी इनकम आएगा, जो चेक करने का तरीका। अब जिन लोगों की आय ऊपर नीचे हो रखी है वो दुरुस्त कराना चाहते हैं, वो केवल अपना सब घोषणा पत्र दे दिया। बिल्कुल, ये हमने कहा है, क्योंकि किसी ने ये पहले भी जो इनकम थी उन्होंने स्वयं सत्यापित भरी थी और स्वयं सत्यापित में कई बार जो गलती सीएससी सेंटर से हो सकती है, वहां से गलती, उसने तो कुछ दिया, उसने कुछ और उसके अंदर एडिशन हो गया। ऐसे कुछ लोग जिनकी इनकम ज्यादा हो गई थी और वो कम कराना चाहते हैं, वो स्वयं अपना वहां पर जो ये समाधान शिविर है, समाधान शिविर के अंदर जाकर के अपने हाथ से लिख करके, वो भी मेरी इतनी इनकम है, एक कागज के ऊपर वो देंगे, तो उससे उसका समाधान वो कर लिया जाएगा, वही कर लिया। मुख्यमंत्री जो रहे हैं, प्रेस वार्ता करके कहा कि भाजपा के साथ जाकर के मुझे काफी नुकसान हुआ है, इस बात को वो कहते हुए नजर आ रहे, कैसे देख रहे हैं? भविष्य में जाएंगे और कभी भविष्य में जाएंगे। ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को पूछो कि उसको नुकसान हो या फायदा हो या। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जवाब दिया, मैंने आपको जवाब दिया है ना। चीफ मिनिस्टर साहब, देखिए,
भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी दल के वो उसके सम्मान के लिए काम करती है। और एनडीए का जब निर्माण हुआ, आज तक भी एनडीए के सभी सहयोगी मुस्तैदी से और मजबूत तरीके से चल रहे हैं। अगर कोई एनडीए को छोड़ करके जाता है, उसके अपने कोई हेतु होते हैं, वो हमारे हेतु के कारण नहीं जाता। सीएम साहब, दुष्यंत चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। आप सिर्फ मंच पर बात कहते हैं और सीएम साहब से होम विभाग आपके पास है, फिर भी कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। अलग से होम मिनिस्ट्री कई जगह सर धमकियों को लेकर के भी आगे बोला है कि आप भी सब करिए। देखिए, हमने ये पीछे मैंने कहा था कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, और किसी भी हद तक जाकर के अगर हमें मजबूत करनी पड़ी तो उसको करेंगे, उसके लिए कोई समझौता नहीं है। और मैं इस बात से श्योर करता हूं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शीघ्र ही जो इस प्रकार के लोग हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं या कोई इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, सख्त एक्शन, कोई छोटा एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। सर, कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो राज्यपाल से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और चुनाव हो, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से? नहीं, हुड्डा साहब तो आज के नहीं कर रहे, आज के नहीं कर रहे वो। आज डिप्टी सीएम ने कहा ये सरकार अल्पमत में है और चुनाव दुष्यंत चौटाला ने कहा। नहीं, देखिए, कहा कि सीएम ने कहा कि आप तो 2 एमएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, रामनाथ पंजा जोकीराम सिंह। नहीं, देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने विधायकों को तो इकट्ठा कर लें, अपने विधायकों को तो इकट्ठा कर लें, तभी तो किसी के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। उसके पास कितना का है, वो अपने विधायकों को इकट्ठा कर ले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।